अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है जो कि आपके समसामयिकी से जुड़ा हुआ है और जो 2025-2026 में जो एग्ज़ाम भी लिखने वाले हैं, उनके लिए भी मैं कह दूँ अभी कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर अब भारत सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं और बहुत सारा कार्य करना शुरू किया है। और पिछले 2-3 वर्षों में विशेषकर हमने देखा है कि इसके ऊपर काफ़ी कार्य होते हुए हमें दिखा है। तो कोयला गैसीकरण, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। तो आपको हो सकता है कि गैसिफिकेशन शब्द कई जगह पर देखने को मिले। तो कोल गैसिफिकेशन इसको कहते हैं, कोयले का गैसीकरण। तो ये गैसीकरण क्या होता है ये समझिए। तो गैसीकरण होता है कोयले को जब हम संश्लेषण गैस में बदलते हैं। संश्लेषण गैस जिसे सिन गैस भी कहा जाता है। 3 शब्द यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। एक है सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस। दूसरा है सिंथेटिक गैस। और तीसरा शब्द है सिन गैस। ये 3 शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है संश्लेषण गैस के लिए, ठीक है? तो जो भी शब्द आपको मिले इतना याद रखें कि तीनों एक ही हैं, तीनों को आप चाहें तो तीनों को ही संश्लेषण गैस कह सकते हैं। तीनों को ही हम संश्लेषण गैस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संश्लेषण गैस हो गया। अब कोयले का जब हम गैसीकरण का मतलब क्या हो गया कि कोयले को हम गैस में बदल दे रहे हैं, यानी कोयले से हम संश्लेषण गैस प्राप्त कर रहे हैं। अब ये संश्लेषण गैस क्या है? संश्लेषण गैस का इतना बस आपको याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ हो सकता है, जिसमें कि ये दोनों अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये अधिक मात्रा में होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है इसी को हम लोग संश्लेषण गैस कहते हैं। तो अब ये जो संश्लेषण गैस है इसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। इसका उपयोग अलग-अलग प्रकार के रासायनिक उत्पाद को बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे उर्वरकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है और आज के दिन हमारी कोशिश है कि विद्युत उत्पादन में इसका हम उपयोग करें। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि विद्युत उत्पादन में इसकी दक्षता अधिक है। विद्युत उत्पादन में इसकी दक्षता अधिक है, कम प्रदूषण इनसे होता है। ठीक है? तो दक्षता अधिक है, कार्यक्षमता अधिक है और कम प्रदूषण यहाँ से होता है। तो यही कारण है कि क्यों हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए विद्युत उत्पादन में यदि मान लीजिए जो सामान्य दहन की प्रक्रिया है कि कोयले का दहन होगा, वहाँ से ताप प्राप्त होगा और उस ताप का उपयोग हम करेंगे कि वहाँ से हम विद्युत उत्पादन करें। तो वहाँ पर वो जो जो सामान्य ताप या सामान्य जो कोयले का दहन होता है, वो लगभग 300-400 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ पर कोयले का जब हम गैसीकरण करते हैं, तो गैसीकरण करने के लिए हमें जो तापमान की आवश्यकता होती है, ये बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए कोयले को लगभग 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। और जो बाकी सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ पर कोयले का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में, वहाँ पर हम बस कोयले को सीधे-सीधे जला देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाता है। तो इसलिए आप समझिए कि क्यों कोयले का गैसीकरण अलग हो जाता है, जो सामान्य प्रक्रिया है कोयले के दहन की, उससे। अब तो ये बात हो गई कोयले की। तो कोयला क्या है, राख के बारे में समझे, कोयले के गैसीकरण के बारे में समझिए और विशेषकर कोयले का गैसीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी से 2 साल पहले कोयले के गैसीकरण को अलग से भारत सरकार ने
इस पर इसके ऊपर कार्य शुरू किया है, अलग से इसकी योजना बनाई गई है, इसको अलग से बजट दिया गया है, ताकि आगे जा कर के जो विद्युत उत्पादन भारत में हो, वहाँ पर कोयले के गैसीकरण द्वारा विद्युत उत्पादन हम कर पाएँ। तो इसीलिए कोयले के गैसीकरण के ऊपर आज हमारी जो सारी पहल है, जो भारत सरकार की सारी पहल है, उसके कारण मैं मानता हूँ कि आगे जा कर के ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो इससे संबंधी आपको कोई भी अगर नई कोई भी करंट अफेयर्स दिख जाए, कोई भी समाचार वगैरह दिख जाए, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस गैसीकरण है क्या? कि कोयले को हम गैस में परिवर्तित कर रहे हैं। कौन से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं? संश्लेषण गैस में। क्या है संश्लेषण गैस? कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में मिश्रित होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषण गैस। ठीक है? तो कोयले को संश्लेषण गैस से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? एक बहुत ऊंचे तापमान पर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर कोयले को गर्म किया जाता है और बहुत उच्च दाब पर इसको गर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। आगे है अब पेट्रोलियम। तो हमने अभी पढ़ा कोयले के बारे में। तो कोयले के बारे में हमने क्या समझा कि कोयले को बनने में लगभग 30-35 करोड़ वर्ष लगे होंगे, कि प्राचीन वनस्पति जो कि दलदलों में पाए जाने वाली जो प्राचीन वनस्पति है, वो धरती के भीतर दबी, उस पर जो उच्च ताप और उच्च दाब उस पर पड़ा, उसके कारण यह कोयले में परिवर्तित हो गया। और इस कोयले में क्या है? कार्बन है। कार्बन के साथ कुछ अशुद्धियां मिली हुई होंगी, तो कार्बन है लेकिन विशेषकर। अब पेट्रोलियम की जहां तक बात है, तो पेट्रोलियम को भी हम एक जीवाश्म ईंधन तो जानते हैं कि ये भी जीवाश्म ईंधन है। और बहुत तरीके से आप पाएंगे कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों काफी समान भी है। समानता क्या है दोनों में? दोनों ही आज के दिन में कह लीजिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर कुछ चलाता है तो वो कोयला और पेट्रोलियम है। दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। दोनों को बनने में 25 से 30 करोड़ वर्ष लगे हैं। दोनों से ही होने वाला प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। दोनों ही जलवायु परिवर्तन में भी भागीदारी है दोनों की। तो ये सारी समस्याएं इनके साथ हैं, तो उस प्रकार से दोनों काफी एक समान है। लेकिन भिन्नता को भी समझिए कि दोनों के रासायनिक संरचना में काफी भिन्नता है, जिसके कारण ये काफी अलग-अलग हो जाते हैं। हालांकि हमें बिल्कुल एक जैसे जब भी बात होती है तो कोयले और पेट्रोलियम की बात हमेशा एक साथ होती है ना? लेकिन दोनों में अंतर भी काफी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पृथ्वी में पाए जाने वाले तरल, गैसीय और ठोस रूप में जो हाइड्रोकार्बन के जटिल मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण, इसका अर्थ क्या है? तो दोनों समझते हैं कि सबसे पहले कि कोयले और पेट्रोलियम में समानता क्या है। कोयले और पेट्रोलियम में समानता क्या है? पहला, कि दोनों को आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है? जीवाश्म ईंधन है। दोनों जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद फिर दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। दोनों ही वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारक हैं। है ना? और
दोनों की ही जलवायु परिवर्तन में भी भागीदारी है। तो ये सारी बातें जो इन दोनों को लेकर सामान्य हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन दोनों के बीच की भिन्नता को भी आपको समझना होगा, कि दोनों के बीच की भिन्नता क्या है, इस बात को भी हम समझते हैं कि आखिर कोयला जो है, कोयला पेट्रोलियम से अलग कैसा है? अलग कैसे है? ठीक है? तो एक तरफ मान लीजिए मैं लिखता हूँ कोयला और दूसरी तरफ पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम इन दोनों में भिन्नता क्या है? सबसे पहले कोयला कार्बन का बना होता है। कोयला कार्बन का बना हुआ होता है और यहाँ पर पेट्रोलियम को हम लोग क्या जानते हैं और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो इसको हम जानते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण है ना। ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन के जटिल मिश्रण के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम इनके उत्पत्ति की बात करें कि कहाँ से शुरुआत होती है, तो हमें पता है कि कोयले की शुरुआत कहाँ से हुई? दलदलों से, है ना। इनका निर्माण कहाँ शुरू हुआ था? दलदलों में। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ पे शुरू हुआ था, ये अगर आपको पता हो, तो जल के भीतर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक और अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमें पता है। कोयले की जब हम बात करते हैं तो कोयले के बारे में हमने बात की कि ये वनस्पति से निर्मित है ना। कि दलदली इलाकों में जो वनस्पति है, वहां से कोयले का निर्माण हुआ। यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर माफ कीजिएगा, कवक नहीं, शैवाल। यहाँ पर शैवाल और जंतु प्लवक, शैवाल और जंतु प्लवक यानी जिसको हम लोग जू प्लैंक्टन कहते हैं, एल्गे और जू प्लैंक्टन। यानी कि कोयले में हम देखते हैं कि केवल और केवल वनस्पति से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जंतु और कुछ पादप दोनों मिल करके पेट्रोलियम इन्होंने बनाया होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोयला वेज है और पेट्रोलियम नॉन वेज है, क्योंकि पेट्रोलियम में दोनों ही मिले हुए हैं। और एक और अगर बात करें तो कोयले को आप देखेंगे कि कोयला हमेशा अपने एक ठोस रूप में रहता है। और जहां तक बात है पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम ठोस भी हो सकता है, पेट्रोलियम द्रव भी हो सकता है और पेट्रोलियम गैस भी हो सकता है। तो ये तीनों ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए समझिए कि कैसे कैसे इन इनमें अंतर क्या क्या है, इस बात को भी समझिए। तो समानता क्या है और अंतर क्या है, इन दोनों बातों को हमें समझ करके चलना होगा। क्योंकि होता क्या है कि सामान्यतः हमेशा हम लोग कोयले और पेट्रोलियम का नाम एक ही साथ लेते हैं। किसी भी समस्या को लेकर के बात करते हैं तो हमेशा एक साथ नाम लेते हैं। लेकिन लेकिन ये याद रखना है कि दोनों में अंतर भी काफी, रासायनिक अंतर विशेषकर काफी है। तो अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में हम लोग क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसी को पता हो अगर आप पहले बताएं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। हाँ अभय, सही कहा आपने। लकी, आपने सही उदाहरण दिया है। जुल्फकार सही, दीपशिका सही,
मूलचंद सही, राज सही, मालती सही, चलिए ठीक है। तो सब लोग सही उत्तर ही दे रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जो केवल केवल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शब्द, केवल हाइड्रोजन और कार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक। ठीक है। तो ऐसे ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना हो, इसीलिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ, इन दोनों से बना हुआ जो भी यौगिक होगा, जो भी कंपाउंड होगा, जो भी पदार्थ होंगे, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन मिलेंगे बोलेंगे। तो याद रखें, केवल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर बोलना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के जटिल मिश्रण है। तो हाइड्रोकार्बन के जटिल मिश्रण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन एक साथ मिले हुए होते हैं। तो जटिल मिश्रण इसलिए कह रहे हैं। तो जटिल मिश्रण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस इनमें विभिन्न हाइड्रोकार्बन मिश्रित होते हैं। तो इसीलिए इसका कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी एक यौगिक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है, तो इस सब का आप क्या देखते हैं कि आप इनको बड़े आराम से एक केमिकल फॉर्मूला में इनको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि मिश्रण है, तो इसमें ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 कहते हैं, या जल को आप H2O कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पेट्रोल के साथ नहीं कर सकते या डीजल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है उसको आप यौगिक नहीं कह सकते, उसको आपको एक मिश्रण कहना होगा। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि उनका कोई, इसीलिए कोई भी रासायनिक फॉर्मूला इसीलिए उनका नहीं होता, कोई भी रासायनिक सूत्र में उनको नहीं बांधते, केमिकल फॉर्मूला में उनको नहीं बांधते। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि पेट्रोल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है या जल का H2O, वैसा पेट्रोल का कोई फॉर्मूला नहीं होता या डीजल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? मिश्रण है, एक जटिल मिश्रण है विभिन्न अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन का। अब इनके अगर निर्माण को देखें, तो इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा? तो इनके निर्माण पर हम देखते हैं कि ये पेट्रोलियम जो है, ये जंतु प्लवक और शैवाल जैसे प्राचीन जीवाश्म से बने होंगे। और जिस प्रकार से फिर कोयले का निर्माण हुआ, वैसे ही लगभग प्रक्रिया रही होगी कि ये जल के या समुद्र तल के बिल्कुल नीचे जा करके दब गए होंगे। और वहां यहाँ पर जब वो बिल्कुल तलहटी में जाकर के जमा हो जाते हैं, तो तलछट के साथ साथ मिलते हैं, तो सेडिमेंट के साथ साथ मिल जाते हैं। और वैसी परिस्थितियों में फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए एनॉक्सी कंडीशन परिस्थितियां हम कह रहे हैं। तो एनॉक्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। तो वैसे में उच्च दाब और उच्च ताप पर हम धीरे धीरे देखते हैं कि इनमें परिवर्तन शुरू होता है, और एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ में ये पहले बदल जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं केरोजिन। तो पहले ये केरोजिन में परिवर्तित होते हैं, और एक बार जब केरोजिन में ये परिवर्तित हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैटाजेनेसिस। कैटाजेनेसिस, तो कैटाजेनेसिस होगा तो पहले केरोजिन में परिवर्तित होंगे, फिर इस केरोजिन का कैटाजेनेसिस होगा, और कैटाजेनेसिस होने के बाद पाइरोलिसिस होगा। तो ये सारे शब्द समझते हैं कि आखिर इन सारे शब्दों का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास प्राचीन जीवाश्म होंगे, प्राचीन जीवाश्म होंगे। अब ये जो प्राचीन जीवाश्म है,
ये बिल्कुल अ, जो ये बिल्कुल क्या हम देखेंगे कि ये धीरे-धीरे भीतर दबते चले जाएँगे, यानी समुद्र के भीतर और जो महासागर हैं उनके भीतर ये दबते चले जाएँगे। तो उसके साथ-साथ इन पर उच्च ताप व दाब इन पर पड़ेगा। इसके साथ-साथ हम क्या देखेंगे, और यहाँ पर ये कब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये किसमें बदला? ये केरोजिन में बदला। ये केरोजिन में बदला। तो केरोजिन क्या होता है? एक प्रकार का समझ लीजिए कि एक प्रकार से पत्थरों में ये पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे सतह के भीतर ये हमें दबे हुए मिल जाते हैं। तो कई बार हमें ये देखने को मिला है कि जो भी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के भीतर ये हमें दबे हुए कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो तलछटी चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक जिसको कहते हैं, तो ये तलछटी चट्टानों में ये पाए जाते हैं कई बार। ठीक है? अब ये क्या है, केरोजिन क्या है कि यहाँ पर अब जो जंतु प्लवक और शैवाल है उसका परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि दाब ज़्यादा था, तापमान ज़्यादा था और ऑक्सीजन की कमी थी। अब यहाँ पर से क्या हम देखते हैं कि अब होगा कैटाजेनेसिस। यहाँ पे होगा कैटाजेनेसिस। कैटाजेनेसिस क्या होता है ये समझिए कि अभी के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे केरोजिन है या कोई भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने शरीर की भी बात करें तो हमारा शरीर भी कार्बनिक है। कोई भी जंतु, कोई भी पादप सब कार्बनिक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, इसमें कार्बन की एक बहुत लंबी सी श्रृंखला होती है। कार्बन के परमाणुओं की कार्बन के परमाणुओं की एक बहुत लंबी सी श्रृंखला होती है। और लंबी सी श्रृंखला मतलब इसमें कार्बन के 80 से 100 समझ लीजिए कि इसमें परमाणु हो सकता है कि श्रृंखला में जुड़े हुए होंगे। अब ये जो श्रृंखला है, ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, ये छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है? ये छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित हो जाती है और यही जो लंबी-लंबी श्रृंखलाओं का छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में विभाजन है, इसी को हम लोग कैटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है? तो कैटाजेनेसिस में क्या हो रहा है कि कार्बन के कार्बन की करना होगा, कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं कार्बन की लंबी श्रृंखला छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में ये परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को हम लोग कैटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है? तो कैटाजेनेसिस होने से क्या हुआ कि ये जो लंबी सी श्रृंखला थी जिसमें हो सकता है कि 80 परमाणु कार्बन के रहे होंगे, 100 परमाणु रहे होंगे, अब ये छोटे-छोटे में भाग में बदल गया। यानी कि 10, 15, 20 इस प्रकार से छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में ये अब परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन की नहीं, इसको मैं हाइड्रोकार्बन की लिख देता हूँ कि है तो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, या तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा। सबको नजर आ रहा है ये मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं दोबारा से मिटा करके लिख दूं? दिख रहा है ना? ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला जो है ये छोटी-छोटी श्रृंखलाओं में ये परिवर्तित हो जाती है। तो इसी को हम लोग कैटाजेनेसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक-एक श्रृंखला में कहीं पर 5 कार्बन होंगे, कहीं पर 7 होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 20 होंगे। तो ये छोटी-छोटी में बँट गए। अब इसके बाद अंतिम प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसको हम लोग कहते हैं पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस। अब ये जो पाइरोलिसिस की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? पाइरोलिसिस की प्रक्रिया होती है जहां पर कोई भी रसायन अगर है, मान लीजिए या कोई भी पदार्थ है, उसका अगर ताप रासायनिक अपघटन हो जाए, थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब वैसे में इसको पाइरोलिसिस कहते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो है, ये बात तो हमने पढ़ लिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप रासायनिक अपघटन को हम लोग पाइरोलिसिस कहते हैं। तो ताप रासायनिक अपघटन का मतलब क्या हो गया? कि उच्च तापमान पर एक रासायनिक बदलाव है जो यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद फिर ये जो केरोजिन है, तो पहले तो ये केरोजिन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया। अब यहाँ पर इसमें एक रासायनिक बदलाव होगा और इस रासायनिक बदलाव के बाद हमें पेट्रोलियम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पर से हमें प्राप्त होता है। ठीक है? तो ऐसे हम देखते हैं ये निर्माण जो है इस प्रकार से। तो ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को थोड़ा-सा ध्यान रखें। इसीलिए मैंने थोड़ा-सा समय लेकर के ये शब्द बता दिया आपको। ये है केरोजिन, ये है कैटाजेनेसिस और ये है पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस, ठीक है? तो ये इसीलिए ये सारे शब्द को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। तो प्रभाजी आसवन क्या होता है? यहाँ पर अब हमें जो पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है, ये पेट्रोलियम एक एक मिश्रण है। इसमें पेट्रोल आपको अलग से नहीं मिल रहा, आपको डीजल अलग से नहीं मिल रहा, मिट्टी तेल तेल अलग से नहीं मिल रहा। ये सब मिश्रित है एक साथ। ये सब एक मिश्रित रूप में है, जिसको आप कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल जिसको बोला जाता है। तो ये जो कच्चा तेल होता है, इसमें अलग-अलग प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद एक साथ पाए जाते हैं, एक मिश्रण के रूप में। तो इसी में पेट्रोल भी होगा, इसी में डीजल भी होगा, इसी में मिट्टी तेल भी होगा, इसी में नैप्थलीन भी होगा, तो इसी में सब कुछ है। इसी में सब मिला हुआ है। अब सब मिला हुआ जब है, तो इस मिश्रित रूप में तो ये हमारे लिए बड़े उपयोगी तो रहे नहीं। तो इसीलिए इन सबको अलग करना पड़ता है। अलग करेंगे तब हमारे लिए उपयोगी हो जाएँगे। तो यही अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये अगर मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, कच्चा तेल जो है, इसको हम लोग लेकर इसको हम लोग बहुत ही ऊँचे तापमान पर सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। और तापमान कितना गर्म होगा? तापमान उतना गर्म होगा जहाँ पर ये सारे जितने भी इसके घटक हैं, ये सारे घटक अपने गैसीय रूप में आ जाएँ। तो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे गर्म करते हैं। तो 400 डिग्री सेल्सियस तक इसलिए गर्म करते हैं, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते-जाते
पेट्रोलियम के जितने भी घटक हैं, चाहे डीज़ल हो, पेट्रोल हो, अ विमान वाला यान हो, मिट्टी तेल हो, जो भी हो, अ, मोम हो, एस्फाल्ट हो, सब। ये सारे जो हैं, ये सब क्या है, अपने गैसियस रूप में आ जाते हैं, अपने गैसीय रूप में आ जाते हैं, जब इतने ऊँचे तापमान पे हम इन्हें ले जाते हैं। अब यहाँ से इन्हें धीरे-धीरे हम ठंडा करना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे हम इन्हें ठंडा करते हैं, तो जैसे-जैसे तापमान गिरेगा, एक-एक करके ये सारे जो घटक हैं, ये सारे घटक के जो जो क्वथनांक होंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट रहे होंगे, ये अलग रहे होंगे। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि अब धीरे-धीरे वो अपने द्रवीय रूप में वापस आना शुरू करेंगे। अपने द्रव रूप में ये वापस आना शुरू करेंगे या फिर अपने ठोस रूप में वापस आना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट वगैरह जो थोड़ा-सा ठोस जैसा होता है, वो सबसे पहले हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे बाकी सारे जो घटक हैं, ये सारे घटक एक-एक करके हमें प्राप्त होने लग जाएँगे जैसे-जैसे हम तापमान को और घटाते जाते हैं। तो हम लोग प्रभाजी आसवन में ऐसा ही कुछ करते हैं। तो प्रभाजी आसवन में हम क्या यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मिश्रण को एक निश्चित तापमान पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि मिश्रण के अंश भाप में परिवर्तित होना शुरू नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये किया जाता है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसे ठंडा करते हैं। तो यही प्रभाजी आसवन की तकनीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सामान्यतः देखिए आसवन कब उपयोग करते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आसवन का उपयोग यानी डिस्टिलेशन का उपयोग कब किया जाता है? आप लोग बताइए पहले। डिस्टिलेशन का या आसवन का उपयोग हम कैसे मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं? कैसे मिश्रण को अलग कर सकते हैं? चलिए ठीक है, होमोजीनियस कहना सही ही होगा। दीपशिखा आपने तो बिल्कुल ही सही उत्तर दे दिया है, सही बात है। हाँ, तो ये याद रखिए कि आसवन का उपयोग कब किया जाता है, जब आपके पास मान लीजिए जैसे अगर आपके पास अ अ, पानी है और पानी में तेल है, तो क्या होता है कि तेल आप देखेंगे कि तेल एक परत बना देती है पानी के ऊपर, है ना? तो मिश्रित नहीं होते, लेकिन अगर दूध में पानी मिलाते हैं, तो दूध में पानी मिला भी देंगे तो पता तो नहीं लगता कि दूध में आपने पानी मिलाया है ना? दूध में पानी अगर हम लोग मिला भी देते हैं तो नहीं पता लगता। तो वैसे में ये इस प्रकार से मिश्रित हो गया कि वहाँ पर फिर हमें यह पता नहीं लग पा रहा है कि मिश्रण में क्या कितना है। तो कई सारे ऐसे सामग्रियाँ होती हैं, कई सारे ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जिसमें अगर आप दोनों को अगर मिश्रित कर दें तो आपको वो बिल्कुल घुल जाते हैं एक-दूसरे में और फिर पता नहीं लगता कि दोनों में अंतर कहाँ मतलब कि दोनों में क्या कितना था, ये नहीं पता लगता। तो कई सारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके साथ विशेषकर ऐसा देखा जाता है कि वे जल के साथ ऐसे मिश्रित हो जाते हैं जिनको फिर अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर अ उनके उबलने का जो तापमान होता है, जो क्वथनांक जिसको हम लोग कहते हैं, तो उनके क्वथनांक के आधार पर या उनके उबलने के तापमान के आधार पर इन्हें अलग किया जाता है। क्योंकि जो भी कार्बनिक द्रव होंगे, उनमें आपको यह देखने को मिलेगा अ, उनमें आपको यह देखने को मिलेगा कि वे लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लग जाते हैं और जल 100 डिग्री पर। तो आप जैसे ही उनको गर्म करेंगे 50 डिग्री पर आते-आते पहले वे उबलने लग जाएँगे। जैसे अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल में अगर पानी मिला हुआ है, तो पता नहीं लगता। ऐसा मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अल्कोहल में आप पानी मिला दीजिए तो नहीं पता लगता कि कितना पानी मिला हुआ है और उसको अलग नहीं कर सकते। एक बार जब आपने उसमें पानी मिला दिया तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो वैसे में फिर क्या है कि आप उसको उबालना शुरू कीजिए। उबालना जब आप शुरू करेंगे, तो 50-60 डिग्री सेल्सियस पे आते-आते वो उबल करके वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा और फिर आपके पास केवल पानी बच जाएगा। तो इस प्रकार से उसको अलग हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें इसीलिए समझिए कि अ, तब हम आसवन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर या एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है कि एक 50-60 डिग्री पर उबल रहा था और दूसरा जल है जो कि 100 डिग्री पर उबल रहा था। लेकिन यहीं अगर
मान लीजिए कि इन दोनों के बीच के तापमान मतलब उबलने के तापमान के बीच का जो अंतर है, वो बहुत छोटा-सा रहता। 10 डिग्री का अंतर रहता, 15-20 डिग्री का अंतर रहता। तब फिर इन दोनों को इस सामान्य आसवन की प्रक्रिया से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता। इसको फिर हम पृथक नहीं कर पाते। तब पृथक करने के लिए हमें प्रभाजी आसवन की आवश्यकता पड़ती। तो इसीलिए याद रखेंगे कि आसवन का उपयोग कब करते हैं और प्रभाजी आसवन का उपयोग कब करते हैं। ठीक है? कि आसवन का उपयोग कब करेंगे और प्रभाजी आसवन का उपयोग कब करेंगे। तो आसवन का उपयोग हम लोग करेंगे जब आपके पास जो जो मिश्रण है, मिश्रण के जो क्वथनांक होंगे, जो उनके उबलने का तापमान होगा, उसमें अच्छा खासा अगर अंतर हो। 25 डिग्री सेल्सियस सामान्यतः मानते हैं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हो अंतर, तब सामान्य आसवन का उपयोग करेंगे। अगर 25 डिग्री से कम हो, तब फिर हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करें। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो तरल पदार्थ आपस में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, उन्हें पृथक करने के लिए पृथक करने के लिए आसवन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि